हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मैं मनोज कुमार आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और करते रहें। ठीक है, पिछली क्लासेस हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर की हैं और उसमें आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। मैं चाहता हूं कि उसी रेस्पॉन्स को बनाए रखें और सबसे पहले आप सभी लोग इस क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों तक कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है, सारी चीज़ें हैं। और कमेंट जरूर किया कीजिए क्लास में, ठीक है। जितना कमेंट करेंगे हम लोगों को एप्रिसिएशन उसी से आता है। आपके लाइक या आपके जो कमेंट होते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, खासकर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आर्ट एंड कल्चर की जो क्लास मैंने स्टार्ट की है वो आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको मिले। चाहे पिक्चर फॉर्म हो, चाहे रिटन फॉर्म हो, चाहे प्री के एग्जाम के लिए हो या मेंस के एग्जाम के लिए, मैं हर तरीके से आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कराऊं जिसकी आपको जरूरत है। और उम्मीद कर रहा हूं कि काफी हद तक मैं उसमें सफल हो रहा हूं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सारी चीजें वो मिल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे चोल मंदिर स्थापत्य कला के बारे में। पिछली क्लास हम लोगों ने डिस्कस की थी द्रविड़ मंदिर शैली के स्थापत्य कला के बारे में, जिसमें हम लोगों ने द्रविड़ शैली का विकास कैसे हुआ था पल्लव काल में और कैसे कैसे पल्लव काल से होते हुए आगे वो विकसित हुई, उसके बारे में चर्चा की थी। द्रविड़ कला की सभी जो विशेषताएं होती हैं स्थापत्य कला की, वो सभी विशेषताएं मैंने पिछली क्लास में चर्चा की। आप लोगों को क्लास भी पसंद आई, आप लोगों ने काफी उसको अच्छा रेस्पॉन्स दिया। आज बात कर रहे हैं हम उसी का अगला चरण चोल काल में। चोल काल को हम लोग कहते हैं द्रविड़ स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। और यहां पर हम चोल काल में जो मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली विकसित हुई है उसकी सभी विशेषताएं, और साथ के साथ हम इसमें बात करेंगे कि पल्लव काल से यह कैसे अलग है, किस तरीके से अलग है, ये हम इसकी भी चर्चा करेंगे। और इसमें आपको वो सारी चीजें बताएंगे, दिखाएंगे कि क्यों हमें अपने भारत में स्वदेश दर्शन करना चाहिए। बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको देख करके लगता है कि वास्तव में इसे हमें जिंदगी में एक बार कम से कम देख लेना चाहिए। धर्म कोई भी हो, संस्कृति कुछ भी हो, लेकिन यह हमारी भारतीय धर्म संस्कृति की धरोहर है। इसे एक बार जरूर देखना चाहिए कि हमारे पुराने समय के लोगों ने कितनी बेहतरीन कला का नमूना विकसित किया था। और चोलों के बारे में कहा जाता है कि यह लोग जो काम करते थे, निर्माण करते थे, वो दानवों की तरह, दैत्यों की तरह करते थे। और जो उसके बारे में कलाकारी करते थे वो सुनार की तरह किया करते थे। यानी कलाकारी सुनार की तरह महीन कारीगरी और निर्माण दैत्यों की तरह विशाल। तो वही है चोल मंदिर की स्थापत्य कला। और इसको हम केवल चोल मंदिर स्थापत्य कला तक नहीं रखेंगे द्रविड़ शैली को, बल्कि इसके बाद हम बात करेंगे कि चोल मंदिर स्थापत्य कला जो है आगे जाकर के किस तरीके से आपके पांड्य काल में और पांड्यों के बाद में विजयनगर काल में कैसे परिवर्तित होती चली गई, इसमें क्या क्या नई चीजें जुड़ती चली गई, किस तरह का स्वरूप का परिवर्तन हुआ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं चोल काल से लेकर के विजयनगर काल तक की पूरी यात्रा का वर्णन करेंगे इसमें। ओके, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चोल मंदिर की स्थापत्य कला। अगर यहां पर देखें तो आपको जो सीन दिखाई दे रहा है, यह चोलों के समय में राजराज फर्स्ट द्वारा बनाया गया आपका बृहदेश्वर मंदिर है। ये क्या है? बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर है। यह राजराज फर्स्ट चोल शासक ने इसका निर्माण कराया था 1014 के बाद में। राजराज प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। काफी विशाल, काफी सुंदर, काफी अलंकृत, काफी आकर्षित करता है ये। ठीक है, ये देखेंगे कि ये पूरा का पूरा किस तरीके से बना हुआ है। पूरा एक शहर के नुमा संरचना है। उसके बाहर एक मेन गेट है जिसे हम गोपुरम कहते हैं। अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो मुख्य
जो एक कहा जाए मूर्ति है वो रखी गई है, एक जो नंदी की मूर्ति है, और उसके बाद मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य देवता की मूर्ति है, ठीक है ना। और साथ के साथ आप जो देख रहे हैं यहाँ पर आपके पुरोहितों के आवास वगैरह, सारे कमरे वगैरह, ये सब उनका निर्माण किया हुआ है। ये सारी चीजें हैं, यानी कि हम कह सकते हैं यह द्रविड़ शैली के ही मंदिर हैं। और ये चोल जो स्थापत्य कला के मंदिर हैं, ये द्रविड़ शैली का, ध्यान रखिएगा, द्रविड़ शैली के मंदिरों का स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्ण काल। यानी कि इस मंदिर के निर्माण की शैली का गोल्डन पीरियड है, ठीक है ना। गोल्डन पीरियड क्यों है? क्योंकि इस काल में मंदिरों की संख्या में वृद्धि हुई, ठीक है ना। दूसरा, मंदिरों का जो आकार है, मंदिरों का आकार वो बड़ा नहीं हुआ, बल्कि विशाल होता चला गया, विशाल होता चला गया, विस्तृत भी हुआ और विशाल भी हुआ, ठीक है ना। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, जो मंदिर हैं, मंदिर वो ध्यान रखना, वो भव्य और अलंकृत होते चले गए, अलंकृत होते गए। तो ये 3 से 4 चीजें हैं जो हम कह सकते हैं कि पहले की तुलना में इनके मंदिरों की संख्या बढ़ी, उनका आकार बढ़ा, उनका विशाल रूप बढ़ा, उनकी भव्यता में वृद्धि हुई और अलंकरण में भी वृद्धि हुई। अब आप देखेंगे तो सामने ये आपका मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, आपको सामने बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से ये एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म पर आपकी सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के आगे ये छोटा सा एक बरामदा है, और ये पूरा का पूरा ये मंडप है, ठीक है ना। ये उसका महामंडप है। ये आपका ये जो पोर्शन है, ये गर्भगृह है, ये विमान है, क्या कह सकते हैं, विमान या शिखर है। ये आपका बना हुआ है, ये है आपका क्या, आपका गुंबद या स्तूपिका, स्तूपिका। यानी कि इसमें वो सारी विशेषताएं पहले से मौजूद हैं जो पल्लव काल में विकसित हुई थी। यानी कि हम कह सकते हैं इसी पॉइंट को कि ये चोल काल के जो मंदिर हैं, यह पल्लव काल के मंदिरों का अगला चरण है। पल्लव काल के मंदिरों का अगला चरण है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इसमें पल्लव काल की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। क्या है? पल्लव काल की सभी विशेषताएं जो पहले से चली आ रही थी, वो सारी की सारी इसमें मौजूद हैं। बल्कि साथ के साथ ये और चीजें इसमें विशाल होती चली गई, संख्या बढ़ती चली गई, अलंकरण बढ़ता चला गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। इसी के साथ में एक चीज और समझिएगा, यह केवल और केवल इतना विशाल नहीं हुआ, बल्कि बहुत परिवर्तन भी आया। उन परिवर्तनों के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा इसमें। ध्यान रखिएगा कि इस काल में क्या क्या परिवर्तन आया, कैसे कैसे परिवर्तन आया, इसको डिस्कस करने से पहले मैं इस मंदिरों की स्थापत्य कला की, जो द्रविड़ शैली के चोल मंदिर हैं, उसके स्थापत्य कला की एक नमूना मैं दिखाना चाह रहा हूं। ये देखेंगे तो ये एक स्ट्रक्चर है, उसका बिल्कुल 3D स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे तो जो मैंने कहा था कि इसमें जो सामान्य विशेषताएं होती हैं, वो सभी विशेषताएं, ये देखेंगे तो ये प्लेटफॉर्म है, चबूतरा, जिसे हम जगती भी कहते हैं, ये आपकी सीढ़ियां हैं, ये आपका अर्धमंडप है, वो सभी विशेषताएं, ये आपका मंडप है, और ये आपके आगे जाकर के देखेंगे तो ये महामंडप है। ये इसके अंतर्गत,
यानी कि जहां पर आप यहां से एंट्री करते हो और अंदर जाकर के सीधे चले जाते हैं और अलग अलग मंडप में जाकर खड़े हो सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये आपका ये पोर्शन है जो मैंने कहा था, ये आपका गर्भगृह है, वर्गाकार गर्भगृह। वर्गाकार गर्भगृह, ये आपका पूरा का पूरा विमान या शिखर है, और ये आपकी स्तूपिका या गुंबद, गुंबद या स्तूपिका कहते हैं, ये यहां पर है। ठीक है ना। यानी कि जो पहले से विशेषताएं चली आ रही थी वो सारी की सारी विशेषताएं इसमें मौजूद हैं दोस्तों, ध्यान रखना। वो सारी की सारी विशेषताएं इसमें मौजूद हैं। तो यानी कि यही विशेषताएं पल्लवों के समय में भी थी, यही सारी विशेषताएं यहां पर भी हैं। बात आती है कि फिर आखिर इस काल में ऐसा नया क्या हुआ। भाई आकार बड़ा हो गया, विस्तृत हो गया, सारी चीजें हो गई। मैं वही आप लोगों से थोड़ा सा और डिस्कस करना चाह रहा हूं इसमें कि इसके अंतर्गत परिवर्तन का क्या आया और कैसे परिवर्तन आया था, उसको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण सूचना है कि आपका मार्च का पहला बैच हिंदी का स्टार्ट हो रहा है 4 मार्च से शाम को 6 बजे। ये बात को ध्यान रखिएगा। ये 2025-2026 को टारगेट करते हुए बैच है। 2025-2026 में जो एग्जाम देना नहीं बल्कि एग्जाम निकालना चाह रहे हैं उन लोगों को टारगेट करते हुए है। क्यों है? क्योंकि देखिए आप लोग अनसिस्टमेटिक तरीके से, जिस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और उस तरीके से नहीं करते हैं और अनसिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करते हैं, तो दोस्त एक चीज ध्यान रखना, ऐसे तैयारी के परिणाम जो होते हैं वो बहुत सुखद नहीं आते। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अपने दिल से जाकर के पूछिए, क्या ये वास्तव में सही है, गलत है? अव्यवस्थित तरीके से कोई भी काम करते हैं, ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं है, अच्छा है लेकिन क्या कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा? नहीं होगा। क्या समय पर सारी चीजें होंगी? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि एक मैम कोच, एक मेंटर, एक गाइडेंस के साथ में आप तैयारी करें, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर के। और इसमें मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि अगर आप मेरे साथ मिलकर के तैयारी करेंगे और इस पैटर्न पर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेट रिजल्ट आपके साथ आएगा। बात सिर्फ फीस की नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये MK लाइव जो कोड है इसके माध्यम से आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। 70,000 की फीस घट करके मात्र 24,999 रुपए हो जाएगी, 25,000 पूरे 2 साल के लिए। 2024-2025 पूरा 2 साल का कोर्स है। ठीक है ना। कैसे है ये देखिएगा। 2024 से तो हम शुरू कर ही रहे हैं, 2026 की जनवरी तक हमारा ये कम से कम प्रोग्राम चलेगा विद इंटरव्यू, और 4 स्टेज में ये क्लास चल रही है। पहले आपका फाउंडेशन चरण चलेगा जो ये रहा, यानी कि इसमें प्री कम मेंस के हिसाब से पूरी तैयारी आपकी करा दी जाएगी। जबकि आप अगर कहीं भी कोचिंग वगैरह करते हैं तो 12 से 13 महीने का कोर्स होता है, उसमें वो सब कुछ करा करके फ्री हो जाते हैं, फिर दोबारा आप उनसे जुड़ नहीं सकते। प्री के लिए अलग फीस दीजिए, मेंस के लिए अलग दीजिए, टेस्ट सीरीज के लिए अलग करिए। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, इसी में आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी मिलती है, इसी में आपको पर्सनल मेंटर भी मिलते हैं जिनसे आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हैं। इसी में आप सारे मटेरियल से लेकर के, सारा डिस्कशन से लेकर सब कुछ पॉसिबल है, और सब कुछ मिल रहा है मात्र 24,999 में। और इसमें सोचिए 4 चरण में आपको तैयारी करवाएंगे। फाउंडेशन जब हो जाएगा उसके बाद प्री की क्लास अलग चलेगी, इसका कोई चार्ज नहीं है। प्री की टेस्ट सीरीज से लेकर क्लास से लेकर के सब कुछ इसमें इंक्लूड है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। मेंस की अलग क्लास चलेगी अलग अलग टाइम पे, और टाइम पर सारी चीजें कंप्लीट होनी है। A to Z सारी चीजें आपकी टाइम पर कंप्लीट होनी है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपका इंटरव्यू सेशन है, मात्र सब कुछ मिलाकर के 24,999 रुपए। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है
कि आपको जिस चीज की जरूरत है हिंदी माध्यम में, वो सारी चीजें आपको अवेलेबल करा रहे हैं। बस आपको भरोसा करना है, मेरे साथ जुड़ना है, चलना है, तो आप चल सकते हैं। और क्वालिटी देखनी है तो हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर आप अच्छे से देख सकते हैं। और जब यूट्यूब पर हमारा लेवल ये है जिस लेवल पर हम कराते हैं, तो फिर आप सोचिएगा पेड क्लास में लेवल क्या होगा, खुद सोचना, उसके बाद करिएगा। और इसमें आप मुझे यहां कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास की पीपीटी आपको यहां पर मुझे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो मुझे मेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज आप परचेज करिए स्टडी IQ ऐप से, तो ध्यान रखिएगा MK लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा, मुझसे जुड़ने के लिए और साथ के साथ डिस्काउंट के लिए। यह टेलीग्राम बार कोड है जिसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अब यहां पर देखिए इनका अलंकरण और इनका स्वरूप देखिएगा। चोल काल में गंगईकोंड चोलपुरम और बृहदेश्वर मंदिर, ये आपके सामने है। कितनी विशाल संरचना, कितना अलंकरण, कितनी बेहतरीन नमूने ये, आप खुद देखिएगा। नहीं लगता कि आपको कि ये वास्तव में दैत्यों ने बनाए हैं और सुनारों ने इनकी कारीगरी की है? ठीक है ना, ये समझ लीजिएगा। तो ये है आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है, इसे हम स्तूपिका कहते हैं। मैं बार बार आपको चर्चा कर चुका हूं, गुंबद या स्तूपिका। और ध्यान रखना, ये इस पीरियड में एकाश्म पत्थर का है, ये एक ही पत्थर का है। और दूसरी बात, ये ग्रेनाइट का है, ग्रेनाइट पत्थर का है ये। जबकि ये संरचना जुड़ी हुई है, जोड़ जोड़ के बनाई गई है, वो सिंगल स्टोन का बना हुआ है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इतनी बड़ी संरचना को इतने ऊंचाई पर ले जाके कैसे क्या आई है? यही तकनीक थी, यही विशेषता है। फिर कभी मौका मिलेगा तो इस बात को मैं जरूर बताऊंगा कि आखिर इतनी ऊंचाई तक इसको एक ही पत्थर को ऊपर ले जा करके डिजाइन के साथ रखा कैसे गया, बिल्कुल सेम डिजाइन, एक ही पत्थर की। कहा जाता है 80 टन से ज्यादा का वजन है इसका, 80 टन से ज्यादा का वजन है। और ये तो आप समझ ही रहे हैं, देखिएगा कितनी महीन कलाकारी मूर्तियों के माध्यम से सुसज्जित है ये। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो ध्यान रखिएगा कि इसमें पल्लव काल के बाद में जब चोल काल में परिवर्तन हुआ तो वो परिवर्तन क्या था, वो मैं डिस्कस करूंगा। यहां पर समझिएगा कि पल्लव काल और चोल काल में डिफरेंस क्या था। मैं पहले बात करता हूं कि पल्लव काल में ये रहा, पल्लव काल में गर्भगृह ये रहा, ये मंडप था, ठीक है ना, ये उसकी सीढ़ियां थी, ठीक है ना, उसके सामने रास्ता ये था, और यहां पर उसका एक ये रहा। और इसका इस तरीके से देखेंगे तो ये एक पल्लव काल में इस तरीके का स्ट्रक्चर था, ये रहा। और ये रहा आपका स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा शहर। ये है पल्लव काल के समय में। सेम वही चीजें यहां पर भी थोड़े से कमरे बने हुए हैं, ये रहे। इस तरह का स्ट्रक्चर था आपके पल्लवों के समय में, ठीक है ना। इसके बाद में चोलों के समय में क्या हुआ? चोलों के समय में यह हुआ कि इसमें इनका आकार बहुत विशाल हो गया, ये रहा। और यहां पर जो गोपुरम हैं, वो भी गोपुरम भी बढ़ गए, ऊंचे हो गए, विशाल हो गए, अलंकृत हो गए, ठीक है ना। गर्भगृह का आकार भी बढ़ा और ये मंदिर का आकार भी बढ़ा, यूं, ये ध्यान रखना। साथ के साथ यहां पर कुछ मंदिरों की संरचना और बनी, यहीं पर विशाल गोपुरम, विशाल शहर बनाई है इस तरीके से, ठीक है ना। कुछ नई संरचना यहां पर और जुड़ी, गर्भगृह इसके साथ साथ में आपका ये भी बना बड़ा। तो ये जो है ये आकार, ये जो आप देख रहे हैं, ये चोलों के समय का है और ये पल्लवों के समय में। इतना डिफरेंस आया कि आकार विशाल होता चला गया, इसमें कोई शक नहीं है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि चोलों के समय में नवीन परिवर्तन जो आए वो क्या थे कि आपका जो विमान था,
वो अब लगभग 13 मंजिल का होने लगा। पहले 5 या 7 मंजिल का होता था, अब ये लगभग 13 मंजिल का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, ये वाला विमान का। ठीक है ना। ऊपर एकाश्म पत्थर की स्तूपिका ये बनाई गई। तीसरा ध्यान रखना, इसमें जो है अब जो शिखर है, विमान है, विमान के भी 3 भाग हैं, 3 भाग बनाए गए, निम्न, मध्य और उच्च। निम्न भाग, मध्य भाग और उच्च भाग। उच्च भाग जो है वो स्तूपिका है, मध्य भाग जो है ये आपका ये वाला पोर्शन है, यही अति अलंकृत है, अति अलंकृत, अति अलंकृत। और निम्न भाग जो है ये आपका उसका बेस मॉडल है, ये देखेंगे तो ये है आपका मध्य भाग, ये मध्य भाग है, ये रहा। और ये उच्च भाग है, और इसके नीचे जो निम्न भाग है, बेस वाला जो है, यहां पर प्रॉपर तरीके से ये डिवीजन हुआ है। ठीक है ना। और क्या क्या हुआ इसमें, और नए क्या परिवर्तन आए, तो यहीं पर और परिवर्तन देखेंगे तो इसके अंतर्गत आपका ये ध्यान रखिएगा, इसमें नई संरचनाओं का निर्माण हुआ, नई संरचनाएं, जैसे ये रही, ये नई संरचनाएं हैं। नई संरचनाओं में क्या क्या है, नई संरचनाओं में है पहली बार राजा रानी का मंदिर बनना शुरू हुआ। पहली बार क्या हुआ, राजा रानी का मंदिर बनना शुरू हुआ, ये पहले नहीं होता था। ठीक है ना, ध्यान रखना, राजा रानी का मंदिर, इसी में कमल मंदिर बनना शुरू हुआ, कमल मंदिर बनना शुरू हुआ, ये स्ट्रक्चर राजा रानी का कमल मंदिर। बाकी तो मुख्य है ही, बड़ा मंदिर बना, सारी चीजें बनी, सब कुछ हुआ। ये परिवर्तन इस पीरियड में आए। तो चोल काल में नवीन परिवर्तन क्या आया, अब आप समझ सकते हैं एवरीबॉडी, किस तरीके से परिवर्तन आया, किस तरीके से सारी चीजें हुई, इसको आप अब समझ लीजिएगा। ठीक है ना, ये कंसेप्ट था। अब इसके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं वो भी आप देख लीजिएगा। तो चोल काल के मंदिरों के प्रमुख उदाहरण आप देखेंगे तो आपका तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है ना, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, चोलपुरम मंदिर, ये किसने बनवाया, राजेंद्र फर्स्ट ने, राजराज फर्स्ट का बेटा है, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया, बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर। ठीक है ना। इसके अलावा बनाया गया आपका परांतक का बनाया हुआ एक मंदिर है, परांतक, परांतक का बनाया हुआ मंदिर है, उसका नाम है आपका रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर ये बनाया हुआ है। इसके अलावा चिदम्बरम मंदिर है, दारासुरम का मंदिर है, ये सब इसी समय के हैं, यानी कि चिदम्बरम मंदिर, दारासुरम मंदिर, ये सभी के सभी इस पीरियड के बनाए हुए प्रमुख मंदिर हैं जो मैंने आपको बता दिए चोल काल में। अब बात करते हैं चोल काल के बाद में यही परंपरा आपके पांड्य शासन के पीरियड में कैसे आई और किस तरीके से आई और क्या परिवर्तन आया। पांड्य शासकों ने जो चोलों की परंपरा थी उसी को उन्होंने बनाए रखा, ध्यान रखना। तो पांड्य शासकों ने चोलों की परंपरा को बनाए रखा, बनाए रखा, जैसा था वैसे ही उन्होंने बनाए रखा, कोई दिक्कत नहीं। मदुरै के पांड्य हैं, इन्होंने जो मुख्य बल दिया केवल एक चीज पर दिया था, मुख्य बल केवल एक चीज पर, इन्होंने केवल और केवल भव्य गोपुरम के निर्माण पर बल दिया, भव्य गोपुरम के निर्माण पर बल दिया।
भव्य गोपुरम, यानी कि प्रवेश द्वार। ध्यान रखना, प्रवेश द्वार उनका अच्छा होना चाहिए। मंदिर तो अंदर है, जैसा है वैसा है ही, तो यानी कि इन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया, भव्य गोपुरम, और दूसरा उन्होंने बल दिया अलंकरण पर, यानी कि उसकी सुंदरता पर बल। बाकी विशालता और इन सब चीजों पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये जो देखेंगे तो ये है आपका एंट्री गेट। ये इनके समय के मंदिर की संरचना की कुछ झलक है। ये देखिएगा कितना बेहतरीन तरीके से गेट बनाया, सारी चीजें की, सब कुछ किया, सब कुछ। ये केवल और केवल गेट है, मंदिर नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और इन्होंने क्या किया, इसके साथ में नई चीजें और समझिएगा। इसमें इन्होंने क्या किया है, मंदिर की संरचना में इन्होंने मूर्तियों से उसका सुसज्जन किया, मूर्तियों से उन्हें सुसज्जित किया। विशेषकर अश्व की मूर्तियां, घोड़े की मूर्तियों के माध्यम से इनको उकेरा, सारी चीजें की। साथ के साथ इनमें इन्होंने जो दानदाता हैं, दानकर्ताओं की मूर्तियों को भी उकेरा। पहली बार, ये इंपॉर्टेंट है, दानदाताओं की मूर्तियों को भी इस पर उकेरा गया। इसके एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो इसके एग्जाम्पल हैं आपका, ये देखिएगा, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बहुत सारी मूर्तियां उकेरी गई हैं, सारी चीजें मूर्तियों से सुसज्जित किया गया। ये आपके मीनाक्षी मंदिर का उदाहरण है। किसका है, मीनाक्षी मंदिर का, मीनाक्षी मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, यहां पर उन्होंने उकेरा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अन्य उदाहरण है इसके और देखना चाहें तो इसका सुंदरेश्वर मंदिर है, सुंदरेश्वर मंदिर, ये भी उदाहरण है। मीनाक्षी मंदिर उदाहरण है। ठीक है ना, ये सारी चीजें। और इसमें इन्होंने एक काम और किया था, जो विशेषता है वो आप समझ लीजिए। इन्होंने स्वर्ण तालाब की परंपरा भी रखी थी, सरोवर की। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इनकी नई विशेषता है, इन्होंने सरोवर निर्माण पर बल दिया, निर्माण पर बल दिया। ठीक है ना, जिन्हें हम कहते हैं कमल स्वर्ण सरोवर, कमल स्वर्ण सरोवर की परंपरा इन्होंने शुरू की थी। तो यह पांड्यों की प्रमुख विशेषता है कि उन्होंने द्रविड़ शैली में किन चीजों का विस्तार किया, किन चीजों को नए तरीके से शुरू किया। एवरीबॉडी, अब आप देखना चाहें तो आपके सामने ये देखिए एंट्री गेट, सारा कुछ कितना बेहतरीन स्ट्रक्चर, सारी चीजें हैं, अब आपके सामने है। लगता है कि एक बार तो जरूर जाना चाहिए दक्षिण भारत के मंदिरों को देखने के लिए, है कि नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए। इसके बाद अगला जो चरण आता है वो है आपका विजयनगर साम्राज्य। कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत का हिंदू साम्राज्य जो खड़ा किया गया था हरिहर और बुक्का के माध्यम से, यह वही विजयनगर साम्राज्य है। विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य के अधिकांश अवशेष, ध्यान रखना, विजयनगर साम्राज्य के अधिकांश अवशेष जो हैं हम्पी में, कर्नाटक में मौजूद है। हम्पी कर्नाटक, जिसे हम विजयनगर कहते थे। और हम्पी, ध्यान रखना, यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर है ये यूनेस्को की। ठीक है ना, अधिकांश अवशेष वहां पर है। आपके ध्यान रखिएगा, अवशेष क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो कुछ भी मिला है बहुत ज्यादा सुव्यवस्थित नहीं मिला है, लेकिन यहां की जो जानकारी मिलती है वो बहुत बेहतरीन है। अभी भी जो अवशेष हैं उनको देख करके लगता है कि जब ये बचे हुए अवशेष इतने सुंदर हैं तो एक्चुअल में कितना सुंदर होगा, कितने विशाल होंगे।
अब कहोगे हुआ क्या था? हुआ ये था कि विजयनगर और बहमनी दोनों साम्राज्यों के बीच में भयंकर लड़ाई होती थी शुरू से ही, जब ये गठित हुए थे तभी से। बाद में जाकर के बहमनी साम्राज्य जो है 5 भागों में टूट गया था, बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर, इस तरीके से। और उनमें से सभी ने मिलकर के, केवल बरार को छोड़ करके, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, इन सब ने मिलकर के इकट्ठे होकर के विजयनगर पर आक्रमण किया और उसको महीनों तक तोड़ते रहे, जलाते रहे, तहस नहस कर दिया। उसके बाद जो बचे हुए अवशेष हैं वही हैं आपके हम्पी के अवशेष, ठीक है ना। फिर भी स्थापत्य कला का ये एक तरीके से देखा जाए तो ध्यान रखना, ये चोलों की कला का अगला चरण है, जिसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, विट्ठल स्वामी मंदिर। ये रहा विट्ठल स्वामी मंदिर, बाकी अधिकांशतः टूट फूट चुका है, बचे हुए अवशेष हैं विट्ठल स्वामी मंदिर के, ठीक है ना। उनकी परंपरा का निर्वहन है, ठीक है ना। इसमें कुछ नए प्रभाव दिखाई देते हैं, कुछ नए इनमें प्रभाव प्रदर्शित होते हैं, यानी कि इस काल में कुछ नए प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। वो क्या क्या प्रभाव हैं, ध्यान रखिएगा। पहली बात तो यह है कि यहां पर अब इस पीरियड में जो गोपुरम है, गोपुरम विशाल आकार में बनने लगे, विशाल आकार में बने, और इन्हें हम राजगोपुरम या राय गोपुरम कहने लगे। क्या कहने लगे? राय गोपुरम कहा जाने लगा। यानी कि जो प्रवेश द्वार है वो मंदिरों से भी बड़ा बनाया जाने लगा, राय गोपुरम। क्योंकि राजा को राय कहा जाता था, जैसे कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राजा नहीं, कृष्णदेव राय, देव राय, कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय, नंद राय, इस तरीके से। तो राय मतलब राजा, इसीलिए इसको राय गोपुरम कहा जाने लगा राजा के नाम पर, और विशाल आकार में बनाए जाने लगे, ठीक है ना। इसी पीरियड में आपका कुछ नए परिवर्तन और दिखाई देते हैं, वो भी मैं बता देता हूं। कुछ नए परिवर्तन और दिखाई देते हैं, नए परिवर्तन इस पीरियड में मंडप में नई संरचना जुड़ी, नई संरचना है मंडप में, और वो है आपके कल्याण मंडप, अमन मंडप, कल्याण मंडप, अमन मंडप, ये सारी चीजें इस पीरियड में शुरू हुई, नई चीजें। कल्याण मंडप क्या है कि ये मुख्य देवी देवता के मंदिर, जो मुख्य देवता का जो गर्भगृह है, ध्यान रखना, उसके गर्भगृह में जो मुख्य देवता है उसके और उसकी पत्नी जो मुख्य देवी है, उनके विवाह का आयोजन किया जाता है कल्याण मंडप। कल्याण का मतलब होता है शादी, कल्याण मंडप। उसी प्रकार से अमन मंडप भी है। तो यानी कि मंडप में ही 2 नए मंडप और बनाए जाने लगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब इसका जो एग्जाम्पल है देखेंगे तो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका विट्ठल स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, यह सबसे बेहतरीन इसका उदाहरण माना जाता है। विट्ठल स्वामी किसको कहा जाता है? विट्ठल स्वामी कहा जाता है विष्णु को। यह विष्णु का मंदिर है, इसमें आपके कल्याण मंडप, अमन मंडप, सारी चीजें बनाई गई हैं। और यह मंडप जो है, मंदिर जो है, ध्यान रखना, यह लगभग 56 स्तंभों पर निर्मित है, 56 स्तंभ है, ये रहे ऐसे 56 पिलर बनाए गए हैं, 56 पिलर, 56 स्तंभों पर निर्मित है, पिलर्स पर बेस्ड है पूरा मंदिर। ये देखेंगे तो ये अब दिख रहे हैं ना, ये रहे 56 पिलर्स हैं इसमें मंदिर के, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से पूरा का पूरा मंदिर किस पर बेस्ड है? पिलर्स पर। ये आपके आगे क्या संरचना है, ये देखेंगे तो आपकी अश्व की और सिंह की मूर्तियां लगी हुई हैं। इस तरीके से इसमें आपको सारी चीजें दिखेंगे।
और खास बात यह है इसकी जो स्तंभ हैं, पिलर्स हैं, वो भी कुछ खास हैं। खास क्या है? ये जो स्तंभ हैं, ध्यान रखना, स्तंभ, ये संगीत स्तंभ हैं। संगीत स्तंभ इनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको बजाने से 7 स्वर निकलते हैं। यानी कि इनको आप बजाएंगे किसी भी उसके पत्थर के टुकड़े से या किसी भी औजार से इसको आवाज करेंगे तो इनसे 7 स्वर निकलते हैं अलग अलग, सारे गामा पा धा नी सा, इस तरीके से। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संगीत स्तंभ कहा जाता है। ठीक है ना? इसके अन्य और उदाहरण देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये रहे राजगोपुरम, जो मैंने कहा था रायगोपुरम या राजगोपुरम। ये देखेंगे, ये आपका जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, मंदिर तो जरा सा ये रहा, ये गोपुरम है। विरूपाक्ष मंदिर का उदाहरण है ये रहा। कौन सा मंदिर है? विरूपाक्ष मंदिर। उसका ये इतना बड़ा विशाल, ये देख रहा है, ये आपकी पॉपुलेशन जनता आ रही है जा रही है, ये गेट है, ये गोपुरम है ये, और ये मंदिर है। मंदिर छोटा और प्रवेश द्वार बड़ा है, इसलिए इनको कहते हैं राय गोपुरम। ठीक है ना? अन्य उदाहरण देखना चाहें तो आपका विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है ना, लेपाक्षी मंदिर, लेपाक्षी मंदिर है आपका, हजारा राम मंदिर है, हजारा राम मंदिर है। ये इसी पीरियड में निर्मित हुए हैं सभी के सभी। ठीक है ना? और यही वजह है कि इन सबको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। बहुत सुंदर, बहुत विशाल, बहुत अच्छे, बहुत अलंकृत, ये सारी चीजें अब आप देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों द्रविड़ स्थापत्य कला की सभी विशेषताएं और उनका पूरा का पूरा क्रमशः विकास, कि किस किस पीरियड में क्या क्या परिवर्तन हुआ, किस तरीके से परिवर्तन हुआ, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर डिस्कस की हैं। आराम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है ना? और बाकी किसी तरह की कोई चीज है तो इसका एक एग्जाम्पल और आप देख चाहें तो ये देखिएगा, विद्याशंकर मंदिर श्रृंगेरी का, ये भी इसी पीरियड का है, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर में उससे अलग है। ये विद्याशंकर मंदिर है श्रृंगेरी का, ये भी विजयनगर काल का ही है। तो मैंने सारे उदाहरण के साथ आपको द्रविड़ स्थापत्य कला मैंने कंप्लीट कर दी है। अगली क्लास हम लोग बात करेंगे आपकी बेसर कला शैली को लेकर के। बेसर शैली यानी जो नागर और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण है, और उसके उदाहरण कहां कहां हैं, क्या कौन से उदाहरण है, किस तरह की उनकी विशेषता है, कि कौन से मंदिर है, उन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है ना? तो अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। बेसर स्थापत्य कला मंदिर की जैसे ये कंप्लीट होगा तो समझ लीजिए कि हमारा प्राचीन काल का स्थापत्य कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन स्थापत्य कला में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। और किसी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी चीजें मिल सके। ठीक है ना? इसकी पीडीएफ, सारा पीपीटी यहां पर आपको मिल जाएगा। और कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो MK लाइव कोड यूज करना मत भूलिएगा। कोर्स हो, बुक्स हो, टेस्ट सीरीज हो या क्रैश कोर्स हो, कोई भी चीज हो, इसको करेंगे तो मेरी गाइडेंस के साथ साथ आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।